तो मंडल के समय तो विश्वविद्यालयों में कम थे एससी एसटी ओबीसी, अब तो उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी वो लोग लड़ाई लड़ गए। हम तो हजारों में हैं, हमारे हजारों प्रोफेसर हैं, हजारों छात्र संगठन और उसके प्रतिनिधि हैं, और आपके पास सोशल मीडिया है। आप इस ताकत से सड़क पर उतरिए, और ताकत आपकी संख्या बल में है, हिंसा में नहीं। वो प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो मुकदमा नहीं होगा, आप किसी को गाली नहीं देंगे तब भी सड़क पर जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि 100 लोगों पर मुकदमा उन्होंने देश भर में यूजीसी आंदोलन के लिए करने का कोशिश किया। तो हिंसा आपका सहारा नहीं होगा, हमारी संख्या बल से, हम सहारे से, हम शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन इसे बनाएं, और अगले 1 महीने में देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के कैंपसेस में खड़ा हो जाए, इस देश के सड़क पर खड़ा हो जाए, जो समता की बात करे, जो न्याय की बात करे, किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ ना हो, वो इस देश के कैंपस को बेहतर बनाए ताकि देश में बेहतर बने। इसलिए हम पूरा समर्थन इस फोरम को करते हैं और इस आंदोलन को करते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा साथी इस फोरम से जुड़े, आप पब्लिक डोमेन में आपको पर्चा डाल दिया जाएगा, पोस्टर डाल दिया जाएगा, आप हर जगह अपना संगठन का नाम लिखिए और जगह का नाम लिखिए और अपने इलाके में करिए, लोगों को कन्विंस करिए, सड़क चौराहे पर जाकर बताइए कि वो कहां कॉलम लिखा था कि किसी के खिलाफ है। और जब चर्चा होगी, पर्चा होगा, और जब चर्चा पर्चा दोनों हो जाए तो आंदोलन सड़क पर अपने आप गुलजार हो जाता है। जो रेगुलेशन जय भीम, जय भीम 2026 आया और फिर सुप्रीम कोर्ट से उसे रोक लगवा दिया गया, उसके समर्थन में और उसे और बेहतर करने के मकसद से बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों ने उस साझा मंच से यह घोषणा किया, यह ऐलान किया कि वो एक जन आंदोलन की तरह, जो मेरा मानना है कि किसी फोरम से वो आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, जो नियम कायदे भारत सरकार ने बनाए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बनाना पड़ा जिसे, उसे बनाने के बाद इस देश ने देखा कि जैसे मंडल आंदोलन आया और इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए, फिर वो कोर्ट गया मामला, पहले उस पर स्टे हुआ और उसके बाद इंदिरा साहनी मामले में 2 साल लग गए जब उसे पास किया गया। शायद हमने अपनी आंखों से मंडल आंदोलन के उस दौर को नहीं देखा, लेकिन हमने यूजीसी के इस रेगुलेशन के बहाने इस दौर को देखा जिसमें साफ तौर पर प्रवृत्ति विरोध की उसी तरह की थी, लोग भी उसी सोच के थे, और कोर्ट का सहारा लेकर के इसे रुकवा दिया गया। इस देश में जब रोस्टर आता है, 13 पॉइंट बनेगा, डिपार्टमेंट एज ए यूनिट बनेगा, तो भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जरिए उसके बहाने आता है। इस देश में जब एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर संशोधन का सवाल आता है तो वो भी कोर्ट के बहाने आता है। इस देश में जब यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगानी है तो कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सुनवाई भी कई महीनों बाद हुई थी, और इस मामले में हमने देखा सुनवाई कुछ ही हफ्ते के भीतर हो गई और पहली ही सुनवाई पर इसे रोक लगा लिया। एसआईआर पर आज तक सुनवाई हो रही है, रोक नहीं लगी, सुनवाई चल रही है। सड़क पर कुछ लोग उतरते हैं, विरोध करते हैं, दबाव बनाते हैं, और जिस तर्क से वो दबाव बनाते हैं वो तर्क जीत जाता है कोर्ट में जाकर के। टेलीविजन चैनल लगातार उसे दिखाता है गोया पूरा भारत सड़क पर उतर गया था। हमारे पूर्व के साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 लोग थे तो 500 बना के दिखाया, और अब 500 लोग खड़े हैं तो 5 भी नजर नहीं आ रहे उसी टेलीविजन मीडिया को। यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर देश में अब एक मंथन चल रहा है। मंथन इस बात का चल रहा है कि अगर एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार के लिए, उनके खिलाफ होने वाले जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए, विश्वविद्यालयों को जातिगत उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए अगर कोई भी प्रावधान बनेगा तो उसे मीडिया नहीं दिखाएगी और कोर्ट उसे रोक देगा। और सरकार की साजिश यह होगी कि वो प्रावधान ही इतना लचीला बनाए जो रुक जाए। तो एक बड़ी साजिश इस देश में चल रही है जिसके खिलाफ अपने आप किसी संगठन ने अपील नहीं की,
एक संगठन ने, किसी दल ने अपील नहीं की। इस देश के एससी एसटी ओबीसी और खासकर सोशलिज्म में, सेकुलरिज्म में और भारत के संविधान में यकीन रखने वाले सड़क पर उतर गए और वो आंदोलन अपने आप चलने लगा। किसी विश्वविद्यालय में किसी दिन प्रोटेस्ट होती है, किसी दूसरे विश्वविद्यालय में कोई ज्ञापन देने चला गया, कहीं आम लोग सड़कों पर उतर गए और लगातार एक जन आंदोलन में पूरा देश धीरे धीरे चला गया। मीडिया नहीं दिखा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई आंदोलन हो नहीं रहा है, लेकिन जो लोग भी इस तरह की चीजों से जुड़े हैं वो जानते हैं कि ये हो रहा है। तो ये जो आपने कमेटी बनाई, एक फोरम बनाया, आंदोलनों को किसी एक संगठन से न तो चलाया जा सकता है न उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कई बार एक मंच ऐसा साझा बनाने की जरूरत पड़ती है और कई बार एक नहीं कई मंच भी बन सकते हैं जो उनके बीच एक तालमेल बनाए। आप उस तालमेल के लिए कई अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनको एक मंच पर ले आने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं। हमने पहले भी ऐसी कोशिश की, इस कोशिश में भी ये मंशा है और मैं इस तरह की हर मंशा के साथ खड़ा हूं कि एक साझापन दिखना चाहिए, मांग में साझापन रहे, नारे में साझापन रहे और जो एक्शन प्रोग्राम डिसाइड किया जाए। तो साझा मंच केवल यह कर सकता है कि महीने में 4 उसने दिन तय कर दिए कि इस 4 दिन पर पूरे देश में आंदोलन हो, उसका असर गहरा होगा, व्यापक होगा, प्रभावकारी होगा। अगर इस तरह की मंशा रखी जाएगी तो मुझे लग रहा है कि बड़े फलक पर आंदोलन व्यापक हो जाएगा। गांव में जो लोग लड़ने के लिए सड़क पर आ चुके हैं, उनको कोई तथ्य नया मिल जाए, उन्हें नया तर्क मिल जाए, उन्हें पर्चा मांग का मिल जाए कि अच्छा ये हमारी मांग है, कहने को वो लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे तो वो ये पर्चा आगे कर दें और एक दिन में एक साथ सड़क पर उतर जाएं। ये मुझे लगता है कि इस फोरम का अगर मकसद है, जो कि हमारे साथियों ने रखा भी है और आगे भी इन्होंने घोषणा की कि 13 तारीख को नेशनल कॉल कर रहे हैं वो इस आंदोलन के लिए, फिर उसके बाद दिल्ली में भी कोई कार्यक्रम करने की योजना है उसके हफ्ते भर के भीतर, फिर उसके बाद कार्यक्रम करिए और 19 मार्च तक, जब तक अगली सुनवाई की तारीख है, जब भारत सरकार को जवाब देना है, क्योंकि वही भारत सरकार है जिसने जब रोक लगा रहा था कोर्ट तो कुछ नहीं बोला। आज तक आप ऐसा नहीं पाएंगे कि भारत सरकार कोई गजट नोटिफिकेशन जारी करे और कोर्ट उसको आपत्ति करके कह रहा है कि हम रोकेंगे और सरकार का नुमाइंदा वहां कुछ बोले ही ना। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नहीं थी कि यह समता समिति न्याय समिति साबित हो। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल 2 बड़े पद हैं, लाखों रुपए सैलरी है और सरकार ने जो प्रावधान बनाया उसको ही नहीं रोका। इसका मतलब यह कि सरकार इस साजिश में शामिल है कि हम किसी को समता देंगे नहीं। लेकिन एक बड़ी लड़ाई जो कि आप सब पूरा देश जान चुका है, 2007 में सुखदेव थोराट कमेटी बनी थी जिसने देश को बताया कि आपके विश्वविद्यालय भी जातिवादी हो चुके हैं, आंकड़ों के साथ बताया। उसके बाद 12 में रेगुलेशन बना, फिर उसके बाद पायल तड़वी और रोहित वेमुला का ऐसा इंसिडेंट आया और कई इंसिडेंट आते गए। 118% मैं तो कह रहा हूं कि वो दर्ज आंकड़े हैं 118% के, 178 से 378, 373, इससे कई गुना ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं जो दर्ज नहीं होती। इसके दबाव में आपको ले आना पड़ा और सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की कि इसे इतना वेग रखा, इसके प्रावधान इतने खराब और घटिया रखे। आप 10 लोगों की कमेटी बना रहे हैं जिसमें से 7 आप ही हो सकते हैं नॉन एससी एसटी ओबीसी। आपने कहीं क्लियर ही नहीं किया। और एक तो आपको जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए कमेटी बनाने को कहा गया था और आपने उसमें जन्म स्थान और उसके बाद नस्ल, दिव्यांगता सब शामिल कर दिया। हमारी ये मांग होनी चाहिए कि जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए एक अलग कमेटी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कमेटी बनानी है, हम तो विश्वविद्यालय में रहे और जो विश्वविद्यालय में रहे जानते हैं, दर्जनों कमेटी काम करती है एक साथ, 2-4 और बना लो आप। लेकिन इस तरह से गड्ढमड करना यह सरकार की साजिश थी और साजिश में सरकार कामयाब हो रही है क्योंकि सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में एक बात लिखी कि जो लोग तर्क देते हैं, और मैं प्रोफेसर हेमलता जी का इस बात के लिए भी आभारी हूं कि उन्होंने यहां पर यह बात कही भी कि
जाति जनगणना के विरोधी ये बात कहते थे कि अंग्रेज आए और उन्होंने बांटो और राज करो की नीति के तहत जातियों में बांट दिया। तो मैंने उस चैप्टर के शुरुआत में लिखा है कि ऐसा रहा होगा कि जब अंग्रेज भारत आए होंगे तो भारत में कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी ही नहीं। फिर पहले उन्होंने किसी मनु को पैदा किया होगा, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई होगी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की दशम मंडल की वो ऋचा लिखवाई होगी, और उसमें फिर जाति और वर्ण को पैदा किया होगा। और उसके बाद भी भारत ऐसा था कि सारे चारों वर्ण के लोग एक थाली में बैठकर खाते थे। उनके किताबों में लिखा है कि सब एक साथ रहते थे, अंतरजातीय विवाह होता था, प्रोफेसर शूद्र हुआ करते थे और ब्राह्मण विद्यार्थी होते थे। कई बार तो वो सब्जी वब्जी बेचने चले जाते थे। छत्री लोग जो है कचरा उठाने का काम करते थे। ऐसा भारत अंग्रेजों ने देखा, और जब देखा उन्होंने कि ये तो इतना एकजुट है, इन्हें बांटा कैसे जाए, तो जाति जनगणना करवाने लगे। इतने हास्यास्पद तर्क है इनके पास। इसी तर्क से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उन तमाम दक्षिणपंथी लोगों को अगर आप संतुष्ट करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि आज इस देश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 45 में से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर SC ST OBC हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लीजिए, उसमें जो HOD बने हो उसमें 90% SC ST OBC है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज हैं, 90 में केवल 9 सामान्य वर्ग के प्रिंसिपल हैं, बाकी सब SC ST OBC है। और भेदभाव होता है सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ, क्योंकि इंटरव्यू का पैनल ऐसा बैठता है जिसमें 10 में से 8 मेंबर SC ST OBC होते हैं, और जब कोई सवर्ण बच्चा जाता है तो उसकी जाति के नाम पर 5 गाली देते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम देते हैं जब वो बोर्ड का हेड बने होते हैं। ऐसा कोई विश्वविद्यालय इस देश में एग्जिस्ट नहीं करता। इस देश के विश्वविद्यालयों में कोई भी सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो उसमें नॉमिनी के तौर पर SC ST ऑब्जर्वर, OBC ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में उनका कोई मतलब नहीं। और आपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को बनाया समता समिति का अध्यक्ष, चेयरपर्सन, 3 सीनियर मोस्ट फैकल्टी। मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी भी देश के विश्वविद्यालय का औसत निकाल लीजिए, अगर 10 सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर है तो 10 में 9 SC ST OBC नहीं होंगे। तो भेदभाव करेगा कौन? और आपने ऐसे वेग, सरकार वेग बनाई और वेग के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हो गया। और मैं आहत हूं, अभी तक मेरा दिल दुखा ही है कि प्रधानमंत्री को उनकी जात के नाम पर गाली दे दी गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। तेली वो है भी नहीं, लेकिन तेली के नाम से गाली खा गए। जो होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और पिछले 10-15 दिन में इस देश भर में सैकड़ों वीडियोज ऐसे आई हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट का वीडियो है कि उसका रिसर्च पेपर, उसमें उसका टॉपिक है कि दलित बच्चों के साथ स्कूल में कितने तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो 2 साल बाद जब उसका कमेटी बैठती है बोर्ड की, तो वो कह रही है कि आप क्यों इस देश में घृणा फैलाना चाहते हैं, आप कैसा टॉपिक ले लिए हैं। इसी तरह से सिलेबस बदल करके वो टॉपिक हटा दिए जाएंगे जिसमें कास्ट एट्रोसिटी और तमाम तरह के सवाल होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर है। ये बांटने वाले और सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि असम का मुख्यमंत्री साफ तौर पर क्या क्या बयान दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो बांटने का काम जो कर रहा है वो कह रहा है समता समिति बांट देती लोगों को, इसलिए इसे रोक दिया जाए। अब ये एक कॉमन डिबेट बन चुकी है और इस तरह के मंच इस पूरी लड़ाई को अब गांव-गांव तक ले चलेंगे। हमने बहुत लड़ाई इस तरह की लड़ी है और लड़ने के लिए छात्र संगठन, सामाजिक संगठन वही सड़क पर आते हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश भर के उन तमाम हजारों नौजवानों को जो सड़क पर उतर करके इसका विरोध करना शुरू कर दिए। टेलीविजन चैनल न कभी कल आपको दिखाया था, न आज दिखा रहा और न कल दिखाएगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके हैं। तो उन तमाम छात्र संगठनों को मेरी गुजारिश रहेगी कि साझापन के साथ न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बना करके जो कॉमन कॉल दी जाए उसमें शामिल हो जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक व्यापक जन आंदोलन शामिल होगा। और इस जन आंदोलन में हम ये सवाल करेंगे कि समता तब तक नहीं आएगी जब तक बैकलॉग यूनिवर्सिटीज का नहीं भरा जाएगा। समता तब तक नहीं आएगी जब तक देश के SC ST OBC प्रोफेसर और वाइस चांसलर नहीं होंगे। आपने बैकलॉग खत्म कर दिया, EWS का बैकलॉग लागू कर दिया था, आपने शॉर्टफॉल को खत्म कर दिया, आप NFS करते हो। तो यह मांग पत्र मेरा सुझाव है कि जब यह जाए तो अगर इसमें पहला आपने नियम बनाया कि UGC रेगुलेशन 2026 को और सख्त और स्पष्ट करके तुरंत लागू किया जाए, तो दूसरा ही आप इसमें मांग रखिए
कि जाति जनगणना करा करके इस देश भर के कैंपसेस को जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से बैकलॉग भर करके, एनएफएस रोक करके और शॉर्टफॉल लागू करा करके उनकी हिस्सेदारी दी जाए। और तीसरी मांग इसमें शामिल किया जाए कि रोहित एक्ट, इस पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि और लोगों से राय मशवरा करके और बेहतर एक्ट कैसे बने उसके लिए इस मांग में शामिल कर दिया जाए। लेकिन जब आखिरी बात कि जब आप लड़ाई लड़ने जाएंगे तो हमले होंगे, जैसे एक हमला भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऊपर हुआ। हम इस मंच के माध्यम से उन हुक्मरानों को इस बात का इशारा करना चाहते हैं कि जो चाहते हैं कि जो लड़ने वाला है उसके ऊपर मुकदमा कर दो, उसको रेस्ट्रिकेट कर दो, उस छात्र संघ को रोक दो, तो लड़ाई नहीं रुकती। असल में उन्हें यह पता नहीं कि अगर आप इतना, जब आंदोलन के लिए कॉल हुआ था, आप देखिए किस दिन यह फरमान आता है, जिस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट था, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मशाल जुलूस इस मामले पर निकाला जाने वाला था, उसके चंद घंटों के पहले चुने हुए चारों प्रतिनिधियों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। कैंपस में अभी वो लागू तो नहीं है लेकिन सबको हटा दिया गया, कोई लड़ाई न बढ़ जाए। क्योंकि छात्र जब लड़ते हैं तो वो सत्ता के लिए भारी पड़ता है। तो विश्वविद्यालय को बदनाम करने वाले, विश्वविद्यालयों को तमाम तरह से कैप्चर करने वाले टारगेट करते हैं कि जो सबसे मजबूती से लड़े उन्हीं के ऊपर हमला कर दो। हम उस हमले की भी यहां से कड़ी निंदा करते हैं, रक्षा मंत्री वाली कड़ी निंदा नहीं। हम वाकई इस बात की निंदा करते हैं कि हम जितने भी लोगों के ऊपर, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमला, फिजिकल हमला हो या छात्र संघ के ऊपर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमला हो, इन तमाम सवालों को एक साथ शामिल करके एक बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे। और आखिरी बात कि जब महात्मा फूले ने किताब लिखी है जो गुलामगिरी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। तो सूरज को ढकने का जिन लोगों को भ्रम हो, उनकी हथेलियां बहुत हो सकती हैं, ईडी सीबीआई हो सकती है, मीडिया हो सकती है, जुडिशियरी हो सकती है, लेकिन सच और हक हमारे साथ है। और हमारी लड़ाई हक के लिए सम्मान की है, समता और न्याय की है। इसलिए यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक संगठन की नहीं है। मैं पूरे देश के लोगों से गुजारिश करता हूं, जहां जहां आप इस तरह की कमेटी बना सकते हैं आप बनाइए और आप इस आंदोलन को खुद लड़िए। जब कुछ कम लोग लड़ेंगे तो निशाने पर लिए जाएंगे। जब पूरी ताकत से इस देश का बहुजन समाज और संविधान में यकीन रखने वाला समाज सड़कों पर उतर जाएगा तो तुम कितने लोगों को रोकोगे। इसी ऐलान के साथ कि जहां जहां आप जिस पार्टी, जिस झंडा बैनर को लेकर के कर सकते हैं करिए। इस फोरम ने जो ऐलान किया साझा तारीखों का, चाहे वो 13 तारीख का हो, चाहे वो 17 तारीख को कोई कार्यक्रम हो, फिर अगले उसके बाद फरवरी के लास्ट में हो, 19 फरवरी तक, मेरी 19 मार्च तक, इतना मेरा निवेदन है पूरे देश के लोगों से कि 19 मार्च तक आपका आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि भारत सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के अपनी सफाई दे रही हो तो वो फिर कोई धूर्तता या चालाकी न करे कि जिस पॉइंट 3.1 में है कि जहां एससी एसटी ओबीसी लिखा है उसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल कर दें। वो हो सकता है ऐसा कर देंगे, या हो सकता है उस क्लॉज को हटा दें। इस तरह की कोई भी साजिश हो तब तक यह आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि वो इस तरह की कोई साजिश न कर सके और ये यूजीसी रेगुलेशन और मजबूती से लागू हो और इसे जन आंदोलन बनाया जाए। मंडल आंदोलन जैसा वक्त है तो मंडल के समय तो विश्वविद्यालयों में कम थे एससी एसटी ओबीसी, अब तो उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी वो लोग लड़ाई लड़ गए। हम तो हजारों में हैं, हमारे हजारों प्रोफेसर हैं, हजारों छात्र संगठन और उसके प्रतिनिधि हैं, और आपके पास सोशल मीडिया है। आप इस ताकत से सड़क पर उतरिए, और ताकत आपकी संख्या बल में है, हिंसा में नहीं। वो प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो मुकदमा नहीं होगा, आप किसी को गाली नहीं देंगे तब भी सड़क पर जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि 100 लोगों पर मुकदमा उन्होंने देश भर में यूजीसी आंदोलन के लिए करने का कोशिश की है। तो हिंसा आपका सहारा नहीं होगा, हमारी संख्या बल से, हम सहारे से, हम शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन इसे बनाएं और अगले 1 महीने में देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के कैंपसेस में खड़ा हो जाए, इस देश के सड़क पर खड़ा हो जाए, जो समता की बात करे, जो न्याय की बात करे, किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ ना हो, वो इस देश के कैंपस को बेहतर बनाए ताकि देश में बेहतर बने। इसलिए हम पूरा समर्थन इस फोरम को करते हैं और इस आंदोलन को करते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा साथी इस फोरम से जुड़ें
आप पब्लिक डोमेन में आपको पर्चा डाल दिया जाएगा, पोस्टर डाल दिया जाएगा। आप हर जगह अपना संगठन का नाम लिखिए और जगह का नाम लिखिए और अपने इलाके में करिए, लोगों को कन्विंस करिए, सड़क चौराहे पर जाकर बताइए कि वो कहां कॉलम लिखा था कि किसी के खिलाफ है। और जब चर्चा होगी, पर्चा होगा, और जब चर्चा पर्चा दोनों हो जाए तो आंदोलन सड़क पर अपने आप गुलजार हो जाता है। तो इसलिए मैं इस पूरे आंदोलन को समर्थन देते हुए हम इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान करते हैं और तब तक इसे आंदोलन के रूप में और मजबूत करेंगे जब तक हम जीत न जाएं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहा है? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।